आपकी हिंदी और अंग्रेजी में लगभग 1 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें राजा राज दरभंगा, धर्म संरक्षण से लोक कल्याण तक, भारत का पहला विभाजन, वैलेंट लोरिक, बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन, दरभंगा क्रॉनिकल्स, उत्तराधिकार का संकट, और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का इतिहास। और भी इनकी किताबें हैं। 1 दर्जन के आसपास आप विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण आलेख आपकी प्रकाशित हो चुकी है। आप प्रसिद्ध व विद्वान समाजशास्त्री हेतुकर झा के पुत्र हैं। अब मैं बिना विलंब किए आदरणीय तेजकर झा सर को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय तेजकर झा सर। उपस्थित गण्यमान्य शिक्षकगण, विभागाध्यक्ष महोदय और सभी छात्रों को मेरा अभिवादन। ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि जिस विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ा, जहाँ खेला, साथियों के साथ एक लंबा समय व्यतीत किया, आज उसी परिसर में मैं खड़ा हूँ आपसे बात करने के लिए। तो मैथिली में कहावत है कि तुलसी पात जितना बड़ा या छोटा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुलसी पात होता है। तो सभी शिक्षक मेरे भी शिक्षक हैं। चाहे मैं आज से 3.5 दशक पहले यहाँ से पढ़ के गया हूँ, लेकिन आज फिर आप लोगों के बीच में आकर के एक विद्यार्थी की ही भावना मेरे मन में जागृत हो रही है। जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कर रहा हूँ, वो यहीं से पढ़ के यहीं के शिक्षकों का आशीर्वाद रहा है, जो आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ आपके सामने कुछ बताने के लिए। इस दरभंगा हाउस में आज हम लोग खड़े हैं। 1901 में बनना प्रारंभ हुआ, 1903 में बन करके खड़ा हुआ। ये सिर्फ एक महाराजा का भवन नहीं है, ये एक ऐसा भवन है जहाँ इतिहास गढ़ी गई है, आधुनिक इतिहास गढ़ी गई है। शायद आपको पता न हो कि यहाँ महात्मा गांधी भी ठहरे हुए हैं, सी राजगोपालाचारी भी ठहरे हुए हैं और जवाहरलाल नेहरू भी ठहरे हुए हैं। यहाँ सरोजनी नायडू भी आके ठहरी हुई है। और जब बिहार, आधुनिक बिहार में राजनीति पे बात चलती थी तो कांग्रेस के साथ जमींदार एसोसिएशन की मीटिंग इसी भवन में हुआ करती थी। 1901 से पहले दरभंगा हाउस पटना सिटी में तमोलिन की गली एक जगह है जहां हुआ करता था। बाद में फिर यहाँ बना, क्योंकि एक दौर था जब पटना बदल रहा था, पटना का परिदृश्य बदल रहा था। और ये जो भवन है, इसका जो कैंपस है वो तकरीबन 27-28 एकड़ का कैंपस हुआ करता था। तो आपके बगल में आज जिसको PMCH कहते हैं, वहाँ पर टेम्पल मेडिकल स्कूल हुआ करता था। टेम्पल बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, उनके नाम पर मेडिकल स्कूल यहाँ खुला था, वो चल रहा था। तो 1921 में डिसीजन हुआ कि अगर इसको कॉलेज में परिणत कर दिया जाए। तो अभी कॉलेज बनाने के लिए इतनी भूमि भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार थी, वो खर्च नहीं करना चाहती थी अपने जेब से। तो तत्कालीन दरभंगा महाराज सर रामेश्वर सिंह ने कहा कि अगर यहाँ कॉलेज बने तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मेरे राज्य में एक मेडिकल कॉलेज बने। तो इसके लिए ज़मीन और पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ, एक छोटा सा शर्त है। मैंने कहा क्या? तो ये स्कूल यहाँ बंद न हो जाए, ये स्कूल उठ करके दरभंगा चलिए। तो 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज बना। 20 एकड़ की भूमि दरभंगा हाउस की और 5 लाख रुपया उन्होंने अपनी जेब से दिया और प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज बना और मेडिकल स्कूल दरभंगा गया। और दरभंगा में बाद में 1934 में DMCH बना। तो ये कहानी छोटी सी इस घर की है। मेरा खास लगाव रहा है इस घर से। मेरे पिता का बचपन यहाँ बीता है। उसके बाद ये पटना यूनिवर्सिटी में चला आया
तो मेरे पिता की शिक्षा दीक्षा भी यहाँ हुई। फिर वो यहाँ पढ़ाए भी, आजीवन यहीं शिक्षक रहे। डॉक्टर हेतुकर झा, समाजशास्त्र विभाग। मेरे चाचा डॉक्टर चेतकर झा पॉलिटिकल साइंस में थे, पटना कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे 8 साल। और अंग्रेजी विभाग में मेरे चचेरे भाई डॉक्टर प्रभाकर झा रहे, बाद में अमेरिका चले गए थे। तो ये लगाव रहा है हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि इस कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी गई है। अब आए हम लोग आज के विषय पे। कामेश्वर सिंह एक व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं तो ऐसे राजघराने की बात करते हैं जो राजघराना मिथिला का अंतिम राजा दिया। और मिथिला थोड़ा सा अलग रहा है देश के बाकी क्षेत्रों से। इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये हुआ कि ज्योग्राफिकल अगर रीजन्स को देखें तो उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है वो बड़ा ही उर्वर क्षेत्र है और जल की प्रचुरता है। इतनी नदियां हैं, हर 5 किलोमीटर पर एक छोटी नदी या बड़ी नदी है। तो ऐसी परिस्थिति में आज के तरह का आर्मी मूवमेंट पहले नहीं होता था, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। तो ऐसे समय में बहुत लार्ज आर्मी मूवमेंट नहीं हो सकती थी। तो आर्मी मूवमेंट नहीं होगी तो युद्ध नहीं होगा, उर्वर क्षेत्र होगी, जल की प्रचुरता होगी तो अनाज काफ़ी होंगे। तो पेट भरा हो, युद्ध की स्थिति ना हो तो कला और संस्कृति ही वहाँ जागृत होती है। तो ऐसी परिस्थिति में कला और संस्कृति ही वहाँ रही, शिक्षा का बोलबाला रहा। और जितने भी राजघराने हुए 10वीं शताब्दी से तो एक लिखित इतिहास है, जो 3 राजघराने हुए, कर्नाटक वंश, सोइनवार और खंडवला, तीनों की आधिपत्य जो है वो शिक्षा के कारण ही हुई। समाज में उनको लेजिटिमेसी शिक्षा के कारण से ही हुई। और अंतिम डायनेस्टी जिसके अंतिम महाराज कामेश्वर सिंह थे, खंडवला, 18 महाराज, ये 18वें महाराज थे इस वंश में। 18 के 18 महाराज किसी न किसी विषय के विशिष्ट पंडित थे। कामेश्वर सिंह जैसा पॉलिटिकल हिस्ट्री जानने वाला आदमी बहुत कम था देश में। इसीलिए राजे रजवाड़ों, जमींदारों के बीच भी उनकी एक अपनी हैसियत थी, एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते। और जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय भी संविधान सभा में उनको इसलिए लाया गया कि संविधान बनाने के क्रम में जिस तरह की बातों की आवश्यकता थी वो बात उनसे बढ़ कर के और बहुत कम लोग कर सकते थे। तो उसमें एक वो थे। तो इनकी अपनी एक पृष्ठभूमि थी। तो इस शिक्षा के हिसाब से शिक्षा पर इस परिवार का सदा से बड़ा ही ज़्यादा एक ध्यान रहा। तो अपने ही क्षेत्र में नहीं, बाकी क्षेत्रों में भी, देश के कोने कोने में कोई भी शिक्षण संस्थान हो, जो आ जाते थे तो कुछ न कुछ पा करके ही जाते थे। चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, कलकत्ता विश्वविद्यालय हो, पटना विश्वविद्यालय हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक चर्चा करते थे, अभी बात हो रही थी सर से। तो बनारस विश्वविद्यालय 1916 में 4 फरवरी को उसका नींव पड़ा था और काम प्रारंभ हुआ था 1902 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जब चर्चा होती है तो अक्सर अखबार में, मीडिया में और कई विद्वान लोग भी ये कह देते हैं कि दरभंगा राज का योगदान रहा कि 5 लाख रुपया उन्होंने दिया। 5 लाख रुपया दिया, हाँ ये बड़ी रकम थी उस समय के हिसाब से, लेकिन ये एकमात्र योगदान नहीं था उनका। उसके इतिहास में अगर जाएंगे तो देखेंगे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो समिति बनी, उसके स्थापना तक वो उसके अध्यक्ष रहे। अकेले उस समय जब यात्रा बहुत कठिन हुआ करती थी, संपूर्ण भारत का 3 बार उन्होंने भ्रमण किया।
सारे राजे रजवाड़ों को जाकर के मिला और उनकी क्या भावना थी, उन लोगों से धन इकट्ठा करने के क्रम में इसका एक उदाहरण छोटा सा मैं देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग जब व्यक्तित्व की बात करें तो उसके अंदर तक झांकने की कोशिश करें, क्योंकि जर्नलिज्म के भी स्टूडेंट्स इसमें होंगे। कश्मीर 1912 सितंबर में महाराजा रामेश्वर सिंह गए और श्रीनगर में एक सभा हुई हजूरी बाग में। 10,000 से ऊपर लोग वहाँ उपस्थित थे। तो रामेश्वर सिंह ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण का एक कर्तव्य भिक्षाटन भी है। आज मैं यहाँ आप लोगों के समक्ष हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए एक भिक्षुक के रूप में खड़ा हूँ। तो इतनी भिक्षा तो मुझे मिलनी चाहिए कि मैं वहाँ वापस जाके अपने लोगों के समक्ष सर उठा के कह सकूँ कि मैं कुछ लाया हूँ। तो इसके जवाब में महाराज प्रताप सिंह ने कहा, ये जो व्यक्ति आज भिक्षुक के रूप में खड़े हैं, ये भारत के सबसे धनाढ़ व्यक्तियों में से एक है, सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक है। इनसे ज़्यादा प्रभाव सरकार पर किसी का नहीं है और इनका एक सबसे बड़ा उपकार ये है कि इनके चलते हम सारे राजे रजवाड़े एक टेबल पर बैठ के बात कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर मैं पूरा राज्य भी अपना भिक्षा में दे दूं तो कम है। और उन्होंने 2.5 लाख रुपया दिया और ताजुब आपको लगेगा कि वहाँ उपस्थित लोगों ने सबसे कम 25 पैसे का भी जो 4 आने का दान दिया वो भी लिखा हुआ है। तो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कितनी भावना और किस तरह की भावना चाहिए, इसका आकलन इस एक छोटी सी कहानी से हो सकता है। खैर, कामेश्वर सिंह पर आए तो कामेश्वर सिंह का जन्म 28 नवंबर 1907 को होता है और शिक्षा के लिए इनके जन्म से एक नया उद्योग शुरू होता है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी को 2.5 लाख का दान इस अवसर पर मिला लाइब्रेरी बनाने के लिए। आज भी वो भवन दरभंगा हाउस के नाम से जाना जाता है। तो व्यक्ति के जन्म से ही शिक्षा के लिए एक नया अध्याय खुलता है। 1907 से लेकर के 1929 तक इनकी शिक्षा दीक्षा होती रही। 1929 में 22 साल की अवस्था में महाराज बने। 22 साल का व्यक्ति कितना मैच्योर्ड होगा सब कुछ जान सकते हैं। वैसी परिस्थिति में इनके सामने कई समस्याएं थी और उन समस्याओं का समाधान इन्होंने कैसे किया। एक छोटी सी आयु 62 में जब इनका डेथ होता है तो महज 54 साल के थे। 54 साल की आयु कोई आयु नहीं होती है, लेकिन उस 54 साल की आयु में 32 साल पार्लियामेंट के सदस्य रहे, काउंसिल ऑफ स्टेट में रहे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहे, प्रोविजनल पार्लियामेंट में रहे, फिर राज्यसभा के मेंबर हुए। बीच में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था जिसमें ये हारे थे। उसके कई कारण थे, कुछ कारण बहुत स्पष्ट हैं, कुछ कारण बाद में डिस्कशन होगा। सवाल अभी तक मेरे पब्लिक लाइफ में कई बार बात करते हुए कई लोगों ने बहुत सारे प्रश्न खड़ा किए इस संदर्भ में कि राजे रजवाड़ों की इतिहास क्यों की जाए बात इस पर। अब तो डेमोक्रेसी का समय है, राजतंत्र की बात होनी चाहिए, प्रजातंत्र की बात होनी चाहिए, राजतंत्र की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारा इतिहास लेखन हमारी राजनीति से प्रभावित होता रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रख्यात अध्यापक और वाइस चांसलर अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरनाथ झा ने विचारधारा में लिखा है कि आज हमारी जो पब्लिक डिस्कोर्स है, सामाजिक वाद है, वो वाद सिर्फ राजनीति तक सिमट कर रह गई है।
इससे ऊपर देखने की ज़रूरत है, इसके अंदर झांकने की ज़रूरत है। और 20वीं सदी का पूर्वार्ध जो है वो आज भी जैसे एक धुंधलके में ढका हुआ है। ये इसलिए ढका हुआ है क्योंकि कुछ तो राजनीतिक कारण है और कुछ हम लोगों की अकर्मण्यता है। अकर्मण्यता इस संदर्भ में है कि हम लोगों ने दस्तावेजों को अभी तक ढूंढा नहीं है, उनको आगे नहीं लाया है। इतिहास और साहित्य, ये हिंदी विभाग है इसलिए मैं थोड़ा सा साहित्य पे भी बात कर लूँगा। इतिहास और साहित्य कहें या इतिहास कहें, इतिहास में सारे विषय अंतर्निहित होते हैं। साहित्य में इतिहास हो सकता है लेकिन इतिहास में साहित्य की भूमिका बहुत कम हो जाती है। अगर साहित्य की बात करें तो साहित्य में ये एक भावनाओं का खेल है। थोड़ा सा तथ्य को लेकर के हम उसको एक बड़ा गुब्बारा बना सकते हैं। नव रस नव रंग में से जब तक हम डिसप्रपोर्शनेट वे में इसको प्ले नहीं करेंगे तब तक ये अपील नहीं करेगी। अगर कोई गा रहा है तो कोई एक दो स्वर को जब तक वो खेलेगा नहीं उससे, तब तक वो उसकी पहचान नहीं बनेगी। तो ये साहित्य में होता है। कहा जाता है कि सरस्वती का वाहन हंस है और हंस को आत्मा भी माना गया है। तो आत्मा सरस्वती माने ज्ञान का वाहन है। लेकिन ये वाहन क्या करता है? तो हंस दूध और पानी को अलग पृथक कर देता है, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ये काम करने की जो कला है, उसका जो अस्त्र है, उसे विवेक कहते हैं। विवेक अगर ना हो तो ज्ञान रहते हुए भी हम निर्बुद्धि ही होंगे। तो साहित्य से कहाँ इतिहास को अलग करना है और कहाँ इतिहास से साहित्य को अलग करना है, ये हमारे विवेक के ऊपर में डिपेंड करता है। तो इस बात की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम मिथिला से आते हैं। मिथिला में विवेक का बहुत बड़ा एक इस पर विवाद रहा है नव्य न्याय के क्रम में। जब 20वीं सदी का जो पूर्वार्ध का दूसरा पार्ट माने 1925 से बाद की बात करते हैं, समाज में बहुत बदलाव आ रहे थे। पुराने पारंपरिक जो नेतृत्व था, उस नेतृत्व के जगह पर मध्य वर्ग के नेतृत्व सामने आ रहे थे। उनके लिए अपने जीवन में बहुत कुछ पाना बाकी था। गांधी आते हैं, महामना आते हैं, मोतीलाल नेहरू आते हैं, सप्रू आते हैं, चिंतामणि आते हैं। सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे थे, प्रोफेशनल वर्ल्ड से आ रहे थे। दूसरी बात क्या होती है कि हिंदी एक भाषा का विवाद भी उसी समय में शुरू होता है, हिंदी और उर्दू का। और एक तीसरी भाषा गढ़ी जाती है जिसको हिंदुस्तानी कहते हैं। तो इस विवाद के चलते समाज में एक खाई उत्पन्न होने लगा था। तो जो नेतृत्व है, जो सेंसिटिव नेतृत्व है, उसके मन में दो लेवल पर अब बातें चल रही थी कि एक तो समाज को किस तरह से समरसता उसमें लाई जाए और दूसरा स्वतंत्रता या स्वराज्य कैसे लिया जाए। क्योंकि ये भी चर्चा होने लगी कि स्वतंत्रता अगर मिल जाती है तो जिस तरह के आंदोलन अभी चल रहे हैं, उस तरह के आंदोलन के बाद स्वतंत्रता लेके हम करेंगे क्या? गांधी जी के आह्वान पर लोग विद्यालय छोड़ रहे थे, महाविद्यालय से नाम हटाए जा रहे थे। तो अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो फिर राष्ट्र निर्माण कहाँ से होगा? इंडियन नेशनलिज्म का उदय 1860 के बाद शिक्षा के कारण ही होता है। अब अंग्रेजी शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब इंडियन नेशनलिज्म की बात करता हूँ तो यूरोप में जो सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन का ये
एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन का अंग है मॉडर्न नेशनलिज्म का। हमारा नेशनलिज्म, जो इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं, वो कल्चरल नेशनलिज्म है, पॉलिटिकल नेशनलिज्म नहीं है। बाउंड्री तय होने शुरू हुए हैं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। ये नेपाल है, ये भारत है, ये चाइना है, ये फलाना देश है, ये फलाना देश है, इसकी बाउंड्री हो गई। आपको पासपोर्ट ले करके जाने की व्यवस्था, पहले पासपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लोग जाते रहते थे। तो देश कैसे पहचान होता था? देश की पहचान होती थी संस्कृति से। तो हमारा जो राष्ट्रवाद था वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। यूरोप की जो राष्ट्रवाद थी वो पॉलिटिकल राष्ट्रवाद थी। तो पॉलिटिकल, अब हम लोग हार्डकोर होने लगे थे इस समय। तो हार्डकोर में जैसे आप अगर मान लीजिए स्वतंत्र हो जाएंगे और नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाएं बनी हुई हैं, जुडिशियरी है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है, ये सारी संस्थाएं अगर वो लेकर के चले जाते हैं तो आप क्या कर लेंगे? मान लीजिए कोई आदमी आता है, गांव में जाता है, वहाँ किसी ने गाड़ी नहीं देखा है, उसके ड्राइवर को मार के भगा दिया है कि गाड़ी हमारी है, तो ड्राइवर भाग जाएगा। तो उसके बाद जो लोग वहाँ गाड़ी देखे ही नहीं, आज तक वो गाड़ी लेकर गाड़ी नहीं किया। तो जब तक हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं वो शिक्षित नहीं होंगे, हमारे अपने डॉक्टर्स नहीं होंगे, हमारे अपने इंजीनियर्स नहीं होंगे, हमारे अपने टीचर्स नहीं होंगे, तो हम क्या कर लेंगे? तो एक विवाद ये भी रहा कि शिक्षा को छेड़िए नहीं, लेकिन शिक्षा को छेड़ा गया। जब बात कर रहे हैं हम लोग देश की आज़ादी के आंदोलन में उनकी भूमिका की, कामेश्वर सिंह की, और शिक्षा में उनकी योगदान की, ये सब सारी बातें अंतर्निहित हैं, एक दूसरे में मिली हुई हैं, इसीलिए मैं इनकी चर्चा कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा तो आवश्यक है, और शिक्षा में भी दोनों शिक्षा, आर्ट्स और साइंस। तो दरभंगा में एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी खुला, वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई। साइंस के लिए भी बातें तय हुई, BHU को एक लार्ज डोनेशन दिया गया, पटना यूनिवर्सिटी को लार्ज डोनेशन दिया गया, और इस डोनेशंस के माध्यम से ये तय हुआ कि आप हमारे जो क्षेत्र हैं उसके विद्यार्थियों पर विशेष तवज्जो देंगे, उनको अपने यहाँ जगह देंगे, उनका एडमिशन होगा, वो पढ़ें यहाँ। तो पढ़ाई धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगी, और जब लोग शिक्षित होने लगे तो राष्ट्रवाद के माध्यम से देश की आज़ादी के लिए आंदोलन थोड़ा सा और आगे बढ़ा। अब कोई भी आंदोलन जो है वो 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। उसमें से धन एक बहुत बड़ा चीज़ है। कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज करेंगे, छोटा सा प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें भी कुछ खर्चा हो जाता है, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। संगठन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो धन कहाँ से आए? जो धन आ रहा था वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी हमारी, खेती आधारित थी, तो उससे जो लगान आ रहा था उसमें बहुत कम स्कोप बचता था देने का। फिर भी अगर राज दरभंगा का बजट, उनको लोग अपना बजट बनाते थे, तो साल का बजट प्रकाशित है, अगर उस बजट को देखेंगे तो 1898 से लेकर के 1947 तक तकरीबन प्रतिवर्ष अपने राज्य के स्थापित संस्थाओं के अलावा जो बाहर के शिक्षण संस्थाएं हैं उनके लिए दरभंगा राज्य से डोनेशन 15 लाख रुपये सालाना से ऊपर का है। 15 लाख रुपये सालाना की जब हम बात करते हैं तो इसका एक आप फिगर इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय की मैं बात कर रहा हूँ जब 1 रुपये का 1 ग्राम गोल्ड हुआ करता था। 14 रुपये की असरफी होती थी, 14 ग्राम की असरफी होती थी, तो 1 रुपये का ग्राम हुआ। आज के दिन में
13,000 रुपये का ग्राम है। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि किस लेवल का। लेकिन एक समस्या थी कि जमींदारी से आमदनी बहुत कम थी। जमींदारी से आमदनी बहुत कम थी तो पैसा आए कहाँ से आया? क्योंकि जमींदारी में भी 7,500 8,000 लोग कार्यरत थे। तो उनका मासिक वेतन है, 14 अस्पताल अपने चल रहे थे। जिन अस्पतालों के बारे में एक जर्मन पादरी ने 1910 में एक पुस्तिका छपाई, वो आया था दरभंगा धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। तो जो देखा उसको लिखा और लिख करके उसको छपाया। तो 1910 में छपा वो किताब पुस्तिका। तो 1-2 साल पहले आप उसका मान सकते हो 1908 के लगभग में वो आया होगा। तो लिखता है कि दरभंगा शहर में मुझे 3 अस्पताल मिले जो यहाँ के राजा ने बना रखा है, और इसमें अंग्रेजी दवा भी दी जाती है, डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है, मुफ्त दवा दी जाती है। इतना ही नहीं, राजा का अपना और उसके परिवार के सदस्यों का भी इलाज इन्हीं अस्पतालों में होता है, आज नहीं होता है। आज प्रजातंत्र में हमारे राजा अपनी इलाज करवाने के लिए सिंगापुर जाते हैं। एम्स तो बहुत छोटी सी जगह है के लिए, लेकिन बिहार में तो शायद ही कोई इलाज करवाता है, हम लोग करवाते हैं। तो ये एक अंतर, एक डिफरेंस है। दूसरा था कि स्कूल्स, करीब 48 स्कूल राज का अपना चलता था, और बाकी लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था कि आप स्कूल खोलिए, चलाइए, अनुदान हम देंगे। मुजफ्फरपुर में स्कूल पहला अंग्रेजी स्कूल खुला, दरभंगा राज के दान से बना। पटना सिटी में ऐसा ही हुआ। कई लाइब्रेरीज उस समय में, एक आपको बड़ी आश्चर्य लगेगी कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में बिहार का शायद ही कोई शहर था जहां लाइब्रेरी नहीं हुआ करती थी, और लोग जाते थे पढ़ने के लिए। बिहार का पहला गवर्नर गेट था, और पटना में गेट पब्लिक लाइब्रेरी बनी। मुझे नहीं लगता है कि पटना में श्री कृष्ण सिन्हा लाइब्रेरी या जगन्नाथ मिश्रा लाइब्रेरी या कोई और चीफ मिनिस्टर के नाम पर कोई लाइब्रेरी बनी हो। लेकिन वो अंग्रेज़ था, गवर्नर था, उसने कहा कि नहीं, मेरे नाम पर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। आज उस लाइब्रेरी में विवाह मंडप बन गया है, किताबें तो नहीं है उसका उपयोग सिन्हा लाइब्रेरी के ग्राउंड का भी वही उपयोग हो रहा है। तो लाइब्रेरीज का उपयोग अब मजमा लगाने के लिए और बारात को ठहराने के लिए हो रही है। शिक्षा में ये अंतर आया है। तो हर शहर में लाइब्रेरीज की एक बहार आई हुई थी, और लाइब्रेरीज बनते थे तो निश्चित रूप से उनके संचालन के लिए, किताबों को खरीदने के लिए, किताबों के रख रखाव के लिए पैसे खर्च होते होंगे। ये पैसे कहाँ से आते थे? सरकार तो नहीं देती थी, सरकार का तो कोई बजट नहीं था इस पर। तो जो छोटे छोटे जमींदार थे वो लोग भी देते थे। लेकिन समस्या कहाँ आ जाती है कि जब इतिहास को ब्लैकआउट कर दिया जाता है। 1947 में आज़ादी हुई, और आज़ादी के समय की परिस्थिति क्या थी? 46 में डायरेक्ट एक्शन हो चुका था। डायरेक्ट एक्शन से भीषण रक्तपात हुआ था, देश भर में चल रहा था। देश का विभाजन हुआ। विभाजन के समय जो 2 पार्टीज थे विभाजन में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग तो अपने समर्थकों के साथ चला गया, अब रह गए कांग्रेस। तो कांग्रेस के खिलाफ जनता के मन में एक आक्रोश की भावना थी। अब कांग्रेस समझ रहा है कि इस समय में इलेक्शन हो जाए, इस पर गहन चर्चा है, कैबिनेट में डिस्कशन है इस पर। तो अगर आज इलेक्शन हो जाए तो हम लोग हार जाएंगे। तो क्या किया जाए? इलेक्शन को पोस्टपोन कीजिए, देखिए क्या होता है। पब्लिक मेमोरी ऐसे भी शॉर्ट लिव्ड है, 1-2 साल में लोग भूल भाग जाएंगे।
तो ये बात हो रही थी, इसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ गया। संयोग से महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है 48 में, और महात्मा गांधी से हत्या से पूर्व देश में जो मुसलमान बच गए थे उन लोगों के मन में एक आशंका थी कि हम जो यहाँ रह गए, अब हमारी सामाजिक परिस्थिति क्या होगी? क्या हम दोयम दर्जे के सिटीजन हो जाएंगे? क्या हमें वोट का अधिकार मिलेगा? पाकिस्तान तो बट गया, हम जो यहाँ हैं हमारा क्या होगा? तो बड़ा डरे सहमे थे और सामाजिक लेवल पर उनकी कोई वक्तव्य नहीं आ रही थी। कांग्रेस भी डरी सहमी थी कि अब हिंदू तो वोट देगा नहीं, तो अब क्या किया जाए? गांधी की हत्या होती है, और गांधी की हत्या में एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना होती है कि हिंदू महासभा का सदस्य रहा था गॉडसे, और हिंदू महासभा के कुछ लोगों ने जाकर के, तो नागपुर में ही दोनों संस्थाएं हैं, आरएसएस संघ के कार्यालय में मिठाई बांट दी। तो मिठाई बांट दी तो पब्लिक जो परसेप्शन है वो चला गया कि ये आरएसएस का आदमी है, और सरकार का इस पर बैकलैश हुआ। जो बैकलैश होता है, तो इमेजिन कीजिए 60 मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और बिहार के 60 बड़े राजाओं और जमींदारों को सरकार के होम डिपार्टमेंट से चिट्ठी आती है कि हिंदू महासभा और आरएसएस से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनकी सूची बनाकर के उपलब्ध कराएं, उनको अरेस्ट किया जाएगा। अब सामाजिक थोड़ा सा हम वर्णन आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज के बच्चे वो सीन नहीं देखे हैं। अब सब परिस्थिति बहुत बदल गई है। गांव में, देहात में किसी के दरवाजे पुलिस पहुंच जाए, ये बहुत बड़ी बात होती थी, एक सामाजिक कलंक होता था कि अरे फलां के यहाँ पुलिस पहुंच गया, जरूर माने 2 नंबर का आदमी है। तो पुलिस अगर इंक्वायरी के लिए भी पहुंच जाए, तो अगर ऐसी बात होगी तो पकड़ के ले जाएगी, तो कैसी बात होगी? तो जो लोग भी इन दोनों संस्था से राजनीतिक तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पर भी जुड़े हुए होंगे, उन लोगों ने अपने दस्तावेज फाड़ के जला दिए कि कोई प्रमाण नहीं रह जाए कि हमारा इनके साथ क्या एसोसिएशन है। टीका मिटाना शुरू हो गया। माने आप अगर हिंदू, इतनी बड़ी बैकलैश हुई कि हिंदू आत्मग्लानि से भर गया, आत्मग्लानि से भर गया। तो मुसलमान जो ग्रुप था उसको एक सांस में सांस आया कि भैया हमसे फोकस शिफ्ट होके अब इधर चला गया। अभी तक तो हम फोकस में थे कि देश का बंटवारा ये लोग किया है। तो ये एक तब्दील हो गया वोट बैंक में। कांग्रेस ने हमको बचाया है तो हम कांग्रेस को वोट देंगे, और कांग्रेस ने उनके लीडरशिप को प्रश्रय देना शुरू किया लेजिस्लेशन के माध्यम से। अब लेजिस्लेशन की बात आती है तो हिंदू कोड बिल आया, सक्सेशन एक्ट चेंज हुआ, रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट्स आ गए, राज्य के स्तर पर आए, केंद्र के स्तर पर आए, और इसका विरोध भी शुरू हुआ। और ये विरोध 1930 से चल रहा था। धार्मिक क्षेत्र में, समाज में धार्मिक सुधार के लिए लेजिस्लेशन ना बनाया जाए, इसको स्वतः अंदर से एक आंदोलन चला करके जो कुरीतियां जिसको आप कह रहे हैं उसको हटा दीजिए, लेजिस्लेशन बाद में लाइए। पहले लेजिस्लेशन लाइएगा तो विरोध हो जाएगा इसका बहुत बड़ा, समाज में इससे हानि होगी। तो ये 1930 के फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बात शुरू हुई, उठाने वाले महाराज कामेश्वर सिंह। तो वो जो उठा रहे हैं बात वहां से, ये समाज सुधार के लिए काम करते हुए कहे कि लेजिस्लेशन नहीं, हम ऐसे ही काम करेंगे, आप लेजिस्लेशन लेकर के मत आइए।
हम में जो भी कुरीतियाँ हैं, तो बिहार सबसे बड़ा एक जो था क्या कि बिहार में बहुत लोग शिक्षित लोग थे, वो लोग चाहते थे कि बंगाल में जैसे लोग जा रहे हैं इंग्लैंड और बैरिस्टर होकर के आ रहे हैं, कुछ ICS होकर के आ रहे हैं, हम लोग भी जाएं और ये काम करके आएँ। लेकिन समुद्र लंघन एक बैरियर था, ट्रेडिशनल सोसाइटी का एक बैरियर था कि नहीं समुद्र लंघन भाई तो धर्म से आपको जाति से ही निकाल दिया जाएगा। तो महाराज ने कहा कि नहीं मैं खुद जाऊंगा। इसीलिए 30 का जैसे ही उनको इनविटेशन मिला, उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा। और वो गए, और जा करके जब 3 महीना बाद वापस आए तो उसका बैकलैश भी उनको झेलना पड़ा, उनको जाति से निकाल दिया गया। उनके भोज में जो निमंत्रण पत्र उन्होंने भेजे लोगों को, उसमें से कई उदाहरण ऐसे मिले कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनको खाने के पैसे नहीं थे, उन लोगों ने उनका निमंत्रण पत्र कुत्ते के पूंछ में बांध करके वापस कर दिया। तो इस दर्जा के अपमान को भी उस व्यक्ति ने झेला, लेकिन इसका बदला नहीं लिया किसी से। वो लिखते हैं अपने नोटबुक में कि वक्त लगेगा, लोग समझेंगे, इसका क्या फल मिलेगा। उसके बाद नंबर ऑफ ICS प्रोड्यूस करता है बिहार। लोग जाते हैं इंग्लैंड। महिलाओं की क्या अवस्था थी? महिलाओं की अवस्था ये थी कि 1880 में कामेश्वर सिंह के पिता रामेश्वर सिंह के बड़े भाई महाराज थे लक्ष्मेश्वर सिंह, और छोटे भाई थे रामेश्वर सिंह। तो रामेश्वर सिंह को जुडिशियल सर्विस में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बनाया गया। छपरा में उनका पोस्टिंग हुआ। तो उन्होंने घर में कहा कि भाई छपरा में रहना है तो मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बड़ा हंगामा हुआ। अरे पति पत्नी साथ रहेंगे, क्या जमाना आ गया महाराज, असंभव, नहीं जा सकते हैं आप। पत्नी घर के अंदर यहाँ रहेगी, दरभंगा में रहेगी, आप जाइए वहाँ नौकरी कीजिए। उनको 15 वर्ष लगे, जब वो भागलपुर आते हैं तब अपनी पत्नी को ले जा सके। तो पत्नी की शिक्षा की तो बात ही आप छोड़ दीजिए कि स्कूल, और महिलाएं स्कूल में जाकर के पढ़ेंगी, कॉलेज में पढ़ेंगी, ये तो 20वीं सदी के पूर्वार्ध के अंत तक ये बात रही। रामवृक्ष बेनीपुरी अपनी आत्मकथा मुझे याद है में लिखते हैं कि मैंने अपनी पत्नी का चेहरा कभी नहीं देखा, हालांकि दोनों के 6 बच्चे हुए, कि जब वो मेरे रूम में आती थी उस समय में दिया बत्ती बंद कर हो जाया करता था, बिजली वगैरह तो थी नहीं, और सुबह जब मेरे रूम से निकलती थी उस समय सूर्योदय हुआ नहीं रहता था, इसलिए मैंने उनका आजीवन कभी चेहरा नहीं देखा। उनके मृत्यु के बाद ही मैंने उनकी अर्थी पर उनका चेहरा देखा। ये स्थिति थी सामाजिक महिलाओं के प्रति। उस परिस्थिति में महिला एजुकेशन के लिए ह्यूज डोनेशंस दरभंगा से। कलकत्ता में महाकाली पाठशाला का निर्माण होता है, आज उसकी 80 स्कूल है। क्योंकि महिलाएं अगर शिक्षित नहीं होंगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आधी आबादी हमारी अशिक्षित रह जाएगी। एक गाड़ी का 2 पहिया है, एक पहिया सुदृढ़ रहे, दूसरा पंक्चर रहे, गाड़ी चलेगी कैसे? सामाजिक समन्वय के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का शिक्षित, विवेकवान दोनों होना आवश्यक है। ज्ञान होना और विवेक भी होना आवश्यक है। विवेक नहीं होगा तो ज्ञान का दुरुपयोग होगा। तो ये दोनों चीज आवश्यक है। तो बड़ा बैलेंस्ड व्यू लेकर के चलते हैं। फिर कहते हैं कि समाज में शिक्षा भी हो जाएगी, बाकी चीज भी हो जाए, आर्थिक व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा घर है, खंडवला डायनेस्टी, दरभंगा हाउस, जिसने जो कहा वो किया भी, और तब दूसरों को कहा कि अनुसरण करो।
तो 3 टियर इंडस्ट्री की स्थापना होती है। कॉटेज इंडस्ट्री भी खुले प्रोत्साहन दिए गए। खादी ग्राम उद्योग का दरभंगा और मधुबनी में जो कारोबार रहा वो कहीं नहीं रहा। एक थोड़ा सा हट करके मैं एक आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ, इंस्टिगेट कर रहा हूँ, कभी इस पर बात कीजिएगा और काम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जर्नलिज्म में आप लोगों में से बहुत लोग जाएंगे। ये अक्सर कहा जाता है कि महात्मा गांधी का आंदोलन बिहार से शुरू होता है और नीलहा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चंपारण में उन्होंने नील की खेती के विरुद्ध नीलहा लोगों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। तो क्या नील की खेती सिर्फ चंपारण में होती थी? तो सिर्फ चंपारण में ही आंदोलन क्यों हुआ? वहाँ से किसी हालत में कमतर उपजाऊ जमीन दरभंगा जिले की या पूर्णिया जिले की या भागलपुर जिले की नहीं थी, तो वहाँ क्यों नहीं हुआ? नील की खेती उधर भी होती थी। अभी भी आपको नीलहा लोगों के खंडहर मिल जाएंगे उधर। तो होता क्या है कि 1879 में महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह का जो राज्यारोहण होता है 20 साल की उम्र में, इसी पटना कॉलेज में 25 सितंबर 1879 पटना कॉलेज के भवन में पहली और आखिरी बार किसी राजा का राज्यारोहण होता है। वो दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह का होता है। इसका एक बड़ा विस्तृत रिपोर्ट उस समय के टाइम्स ऑफ इंडिया में है। तो अपने गद्दी पर आने के 1 साल के अंदर उन्होंने अपने राज्य के लिए लेजिस्लेशन एक बनाया कि कोई भी नीलहा सीधा किसान से खेत नहीं ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट पर। तो किसान से अगर खेत लेगा ही नहीं तो किसान को वो तंग नहीं कर पाएगा, तो ये उपद्रव ही नहीं होगा। लेकिन नील की खेती में आमदनी बहुत थी। आंदोलन तो इसलिए हुआ ना कि आमदनी गिर गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सिंथेटिक इंडिगो आ गया तो नेचुरल इंडिगो की प्राइस गिर गई। अब जो इंडिगो का फैक्ट्री लगाए हुए थे वो किसान को पैसा कहाँ से दे, और किसान को पैसा नहीं दे तो कॉन्ट्रैक्ट फिर खारिज हो रहा था। तो इसकी लड़ाई थी। तो इन्होंने कहा कि मेरे किसान जो नील की खेती नहीं करेंगे, उससे जो उनकी हानि हो रही है, उनको हम अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेंगे। कॉटन की खेती कर लीजिए, कॉफ़ी की खेती कर लीजिए। इस पर उन्होंने प्रयोग किए और उसकी खेती प्रारंभ करवाई। और उस खेती का ये असर हुआ कि 1911 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का डेटा है कि बॉम्बे कॉटन एक्सचेंज में दरभंगा का कॉटन 1.5 रुपया ज़्यादा दाम पर बिकता है प्रति माउंड। चार्ल्स मैरिज लिखता है कि 1886 में बम्बई में जो मंडी में आम बिक रहा है वो अल्फांजो 1 रुपया का 12 बिक रहा है, और दरभंगा से आने वाला बम्बैया आम 5.25 रुपये का 12 बिक रहा है। 1910 में मुजफ्फरपुर में एक ऑटोमेटिक फैक्ट्री लगी फ्रूट प्रोसेसिंग की, और वहाँ से पल्प, फ्रूट जूस और जैम और जेली यूरोप को निर्यात होता था 50,000 पाउंड सालाना का। दरभंगा में, और दरभंगा जिला का मैं बता रहा हूँ, दरभंगा जिला माने दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी मिला करके 40 से ऊपर शुगर केन क्रशिंग मिल्स थे, जहां स्थानीय किसान अपने गन्ने का रस निकलवा करके सीधा फैक्ट्री को बेचते थे दुगुने दाम पे। तो उन्होंने कहा कि उद्योगों की स्थापना, वो कैसे उद्योग जो कृषि पर आधारित हो।
तो पहला सिगरेट फैक्ट्री पूसा में लगता है और उसका बृहद रूप मुंगेर में आईटीसी बना। उसी तरीके से पूरे के पूरे सरैसा बेल्ट में गंगा के इस तरफ 40 किलोमीटर का पट्टी बेगूसराय तक दलहन, तेलहन, मिर्चा और तंबाकू के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस पर आधारित छोटे छोटे उद्योग लगे और इनकी सप्लाई कलकत्ता के माध्यम से समूचे देश में होती थी। सहरसा और पूर्णिया का बेल्ट चारागाहों से भरा हुआ था, तो वहाँ से अच्छी क्वालिटी की दूध मिलती थी, जिससे मक्खन निकाल करके मक्खन और घी कलकत्ता दरभंगा डेयरी सप्लाई करता था। ये किसानों का एक संगठन था। 1,40,000 किसान से ऊपर 5 शुगर मिल के कोऑपरेटिव के मेंबर्स थे। इस कोऑपरेटिव से उनको 5 लाख रुपए तक का कर्जा कभी भी मिल जाता था आसान किस्तों पर। अब थोड़ा सा जर्नलिज्म की बात कर लें। 1912 में बिहार राज्य बना और बिहार राज्य जब बना तो इसमें एक काउंसिल बनी, काउंसिल ऑफ स्टेट, जो आज एमएलसी लोग बैठते हैं। तो 127 मेंबर हुआ करते थे और इससे ऊपर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर हो सकते थे, लेकिन 3 ही मेंबर रहे। एक तो गवर्नर खुद होता था, जो राज्य का सीईओ था। दूसरा एक अंग्रेज ऑफिसर होता था, जो जिसके लिए शर्त यह थी कि कम से कम 12 साल इस राज्य में वो नौकरी किया हो। और तीसरा मेंबर, प्राइवेट मेंबर उसको कहा जाता था, वो बने थे महाराज रामेश्वर सिंह। अच्छा, उस समय किसको बनाया इस पर भी बहस हुई, बड़ी लंबी बहस हुई। और उस बहस में अपना अपना नाम लोगों ने दिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भी दिया, सर सुल्तान अहमद ने भी दिया। तो पटना उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चेयरमैन हुआ करते थे एक जहीरुद्दीन, मोहम्मद जहीरुद्दीन। उन्होंने एक लंबा चौड़ा 30 पन्ने का पत्र लिखा वायसराय को और सभी कैंडिडेट के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी। इनका समाज में क्या हैसियत है, इनका समाज में क्या हैसियत है, इनका समाज में क्या हैसियत है। और लिखता है कि महाराज रामेश्वर सिंह ने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन हम सारे मुसलमान इनके नाम का अनुमोदन करते हैं। ये एक कट्टर हिंदू हैं, लेकिन न्यायप्रिय हैं, धर्मप्रिय हैं। कट्टर इसलिए हैं कि ये अपनी पूजा पद्धति को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन इससे इनका समाज में व्यवहार गलत नहीं होता है। तो हमको अगर भरोसा है तो इन पर भरोसा है, आप इनको बनाइए। और अगले 11 साल वो प्राइवेट मेंबर रहे। उस 11 साल में पटना यूनिवर्सिटी बनी, पटना हाई कोर्ट बना, पटना के सारे संस्थाएं खड़ी हुई। पटना के लिए ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी पटना और मुजफ्फरपुर टाउन के लिए उन्होंने 2.5 लाख रुपया अपनी पॉकेट से खर्च किया। उसके बाद पीएमसीएच वगैरह तो बनता ही है, बाकी चीज़ें होती हैं। तो ये एक पृष्ठभूमि रही। तो उन्होंने 1912 में अपनी डायरी में लिखा कि 3 काम मुझे करना है बिहार बन जाने के बाद। आज सारी अगरी जातियों को रिप्रेजेंटेशन तो मिल गया पॉलिटिकली, क्योंकि ये थोड़ा सा पढ़े लिखे थे और समाज में आगे थे। जो पिछड़ी हुई समाज मेरी है, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें लड़ना है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारा अपना हाईकोर्ट और अपना विश्वविद्यालय होना चाहिए। और तीसरी बात, हमारी अपनी अखबार होनी चाहिए। और इस राज्य के अखबार में संपादक इस राज्य का या बंगाल का ना हो,
क्योंकि उसका सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। ये लिखता है वो। इस बात को पूरा किया उनके पुत्र कामेश्वर सिंह ने। 1930 में न्यूज़पेपर्स एंड पब्लिकेशंस लिमिटेड की स्थापना होती है, इंडियन नेशन और आर्यावर्त अखबार की स्थापना होती है और ये चल निकलता। अब इस अखबार की स्थापना के पीछे एक छोटी सी कहानी है। वो जो बाहर आपने किताब का चित्र लगाया है, उसका कवर पेज पे, उस किताब में डॉक्यूमेंट है। सिटी एलन के साथ उनकी बात होती है और होता क्या है कि दरभंगा राज बहुत सारे इंडियंस को फंडिंग कर रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबरशिप के इलेक्शन के लिए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो हमारे मेंबर्स हैं ही, अगर हम कुछ बड़े अखबारों को खरीद लें और कुछ अपने अखबार शुरू कर लें तो मीडिया पर कंट्रोल हो सकता है। और ये दोनों अगर हम लोग कर लेते हैं तो एक बड़ा प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर सकते हैं टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो उस प्लान के तहत पायनियर का 50% शेयर्स खरीदा गया, टेलीग्राफ का खरीदा गया, इंडियन एक्सप्रेस में पैसे लगाए गए, द हिंदू में पैसे लगाए गए, स्टेट्समैन में पैसे लगाए गए और इंडियन नेशन आर्यावर्त की स्थापना होती है। और इस तरह से बात चला। इतना ही नहीं, यूरोप का सबसे बड़ा अखबार जो अमेरिका लंदन से निकलता था, दी टाइम्स, उसके भी 25% शेयर खरीद लिए गए कि अब जो होगा हमारे इशारे पे होगा, हमारे देश की बात दुनिया भर में फैलेगी। तो मीडिया की सशक्त भूमिका समाज में क्या होती है, राजनीति में क्या होती है, इसको यूज करने का एक प्लान बना और वो प्लान कार्य किया, काफ़ी अच्छा रहा। अब आज के दिन में बिहार का अपना कोई अखबार नहीं है। जितने अखबार हैं वो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, इसीलिए आज के अखबार पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, बिहार की समस्याओं पे बात नहीं होती है, बिहार की समस्याओं को लोग समझते नहीं हैं। आज के जितने लीडर्स हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार को कोई नहीं समझ रहा है। बिहार को समझने की जब मैं बात करता हूँ तो मैं उसकी क्षेत्रीयता की बात करता हूँ, उसकी सांस्कृतिक चेतना की बात करता हूँ। 1947 14 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महाराज कामेश्वर सिंह ने एक अमेंडमेंट पेश किया था, जिसके तहत बिहार स्टेट को 3 सब स्टेट में बांटने की बात कही गई। कहा कि इसको एकदम अलग मत कीजिए, लेकिन सब स्टेट का कैटेगरी दे दीजिए, झारखंड, मिथिला और रेस्ट ऑफ बिहार। गांधी ने भी अपने भाषण में पूर्वांचल में पूरे भोजपुर को ले आने की बात कही थी। तो बात हो रही थी कि एक बिहार जो है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रक्ट है, नेचुरल जोन नहीं है। इसके ये तीनों रीजन जो हैं, भोजपुर, मिथिला और मगध, तीनों के एनवायरनमेंट अलग है, ज्योग्राफी एकदम अलग है, लैंग्वेज एंड कल्चर अलग है। तो ऐसे परिवेश में अगर तीनों को एक ही पॉलिसी, एक ही डंडे से हाँका जाएगा तो भी नहीं चल पाएगा। एक नाटा, एक लंबा बैल आप एक साथ एक हल में नहीं जोत सकते हैं। अगर खेत जोतनी है तो एक चाल चलने वाली एक ही हाइट की 2 बैल चाहिए होगी। अब तो बैल नहीं कोई यूज करता है, तो आप लोग नहीं देखे होंगे, या कुछ लोग जो गांव से आते हैं जरूर देखे होंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि गांव का ही विकास होना चाहिए, गांव को शहर मत बनाइए। शहर अपनी जगह पे है, गांव अपनी जगह में है। भारतीय सभ्यता आवश्यक रूप से एक ग्रामीण सभ्यता है और औपनिवेशिक काल में यूरोपीय शहरी सभ्यता की सारी प्रतिमानें ला करके हम पे थोप दी गई। जब उनको समझने में दिक्कत आया, भारत को नहीं समझ पाए, तो उन्होंने
कैनवास के अनुरूप फ्रेम न बना करके फ्रेम के अनुरूप कैनवास को काट के छोटा कर दिया। तो हमारे यहाँ जितनी समस्याएं हैं आज के दिन में, वो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि हम लोग आईफोन का सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड फ़ोन पर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ग्रामीण व्यवस्था से निकले हुए व्यक्ति को शहरी व्यवस्था के व्यवहार समझा रहे हैं। जो गांव का जो व्यक्ति होता है ना, उसकी जो पहचान होती है, वो पहचान उसके अपने नाम से नहीं होती है, उसके परिवार के नाम और उसके गांव के नाम से होती है। शहर के व्यक्ति का पहचान उसके अपने नाम से होता है, उसमें उसका परिवार और उसके गांव का नाम जुड़ा हुआ नहीं होता है। ये प्राइमरी रिलेशनशिप एंड सेकेंडरी रिलेशनशिप का कंसेप्ट जिन्होंने सोशोलॉजी में पढ़ा होगा उनको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि गांव के रिश्ते से हम लोगों के भाई बहन चाचा मामा नाना दादा होते हैं, लेकिन शहर का कोई रिश्ता नहीं होता है। शहर हमें एक एनोनिमिटी प्रदान करती है, लेकिन चूंकि हमारे शहर भी जो हैं, खास करके भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, बिहार में खास करके, वो गांव का ही एक्सटेंशन है। इसीलिए थोड़ा बहुत शर्म लज्जा और लिहाज यहाँ के शहरों में बाकी है। यहाँ के लड़के जब दिल्ली पहुँचते हैं तो कितनी स्वच्छंदता से घूमते हैं, वो तो आप लोग सभी जानते होंगे। लेकिन वही बच्चा जब यहाँ होता है तो बाहर निकल के एक सिगरेट पीने से पहले 40 बार अगल बगल देखेगा कि कोई देख तो नहीं रहा है। कोई देख लेगा तो घर पर जाके कह देगा कि फलाना का बेटा सिगरेट पी रहा था। ये अंतर होती है। इस परिस्थिति को जानने वाले कामेश्वर सिंह शिक्षा की जब बात करते हैं तो कहते हैं भारतीय संस्कृति में डूबी हुई आधुनिक शिक्षा चाहिए। गांव को बने रखने के लिए गांव में ही हमें छोटे उद्योगों की स्थापना करनी होगी। हमें बड़े उद्योग नहीं चाहिए, हमें कोऑपरेटिव्स चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें कम ब्याज पर पैसे देने वाले बैंक चाहिए, ताकि जो हमारे कृषक समाज हैं, हमारे व्यवसायी हैं, वो मनी लेंडर्स के चंगुल से निकल सके बाहर। और खास करके जो मीडिया के लाइन में लोग जाएंगे, उनके लिए उनका एक संदेश जो वो लिखते हैं कि अखबार का रिपोर्टर कैसा होना चाहिए, तो अपनी व्यक्तिगत बातों से वो रिपोर्ट को रंगे नहीं। अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी आकांक्षा, अपने बैकग्राउंड, इसको रिपोर्टिंग के बीच में ना लाए। रिपोर्टिंग को रिपोर्टिंग तक रखने दें, जो हो रहा है वस्तु स्थिति लिखें। बाकी से अलग रहेंगे, तटस्थ रहेंगे, तो आप अच्छे पत्रकार होंगे। और उसके से आगे बढ़ना है तो इतिहास और कम से कम गजेटियर तो एक बार जरूर पढ़ लें। और गजेटियर अभी जो बना है वो नहीं, अगर पिछला अगर बुकैनन का नहीं मिले, ओमैली का नहीं मिले, तो कम से कम पीसी रॉय चौधरी का जरूर पढ़ लें। तो मैं सोचता हूँ कि आज के लिए काफ़ी हो गया मेरे लिए, तो धन्यवाद। वैसे तो व्याख्यान, इस तरह के व्याख्यान में कोई प्रश्नोत्तरी नहीं होती है, लेकिन चूँकि आप सभी मेरे परिवार के जैसे छात्र हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं जो बैठे हुए हैं, आपके मन में कोई भी शंका, कोई भी प्रश्न हो तो अवश्य पूछें, मैं यथासंभव उनका निराकरण करूंगा। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आप पूछिए। हाँ, सवाल पूछिए। हिस्ट्री तो आपने कह दिया, अब हिस्ट्री तो इतने बड़ी है, पूरा एंशिएंट इंडिया से मॉडर्न टाइम्स तक। तो आप किस दौर के और किस तरह की बातों में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं उस तरह का किताब आपको सजेस्ट करूं।
जी किस दौर के बारे में? प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक में, या अभी कंटेम्प्ररी बात करते हैं? प्राचीन काल का मैं ज्ञाता नहीं हूँ गुरुदेव, प्राचीन काल का मैं ज्ञाता नहीं हूँ। प्राचीन काल के बारे में क्या बताऊँ? ये प्राचीन, उस पर आप लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी भ्रांति फैलाई गई है कि प्राचीन जो हमारा भारतीय इतिहास है, जो साहित्य के माध्यम से कहा गया है, तो मैंने जो कहा कि विवेक का इस्तेमाल करके उसमें से साहित्य को अलग करके इतिहास निकाल करके लाएं, लोगों के सामने पेश करें, आपका इसमें नाम होगा। ये फील्ड पूरा का पूरा खाली है, लेकिन उसमें प्रवेश करने से पहले संस्कृत और पाली इत्यादि पर आपको एकदम बिल्कुल कमांड चाहिए। नहीं तो स्थिति क्या है हमारे यहाँ कि पटना म्यूजियम में राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा लाया हुआ 40 खच्चरों पर लाद करके जो बोड़े के बोड़े ले आए तिब्बत से, वो उसी तरह से पड़े हुए हैं आज तक। उसमें से कुछ अगर अनुवाद हो गया रहता, कुछ का संपादन हो गया रहता, तो कुछ ज्ञान हम लोगों को मिल जाती कि उस समय में क्या था क्या नहीं था। तो हम लोग प्राचीन भाषाओं को सिर्फ इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। संस्कृत हम लोग इसलिए भूल गए कि एक दौर चला है, पॉलिटिकल एक रेटरिक चली कि पंडितों की भाषा थी, पूजा पाठ की भाषा थी, इसीलिए इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो उस समय के दस्तावेजों को भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। फिर जो आप कह रहे हैं या सुन रहे हैं, वो सिर्फ ऐसी ही बातें सुनती रहेंगे जो मनगढ़ंत बातें हैं, और जिन्होंने कह दिया, क्योंकि वो बहुत बड़े नामी आदमी थे, उन्होंने कह दिया तो हम उसको सत्य मान लें। नहीं, किसी की कहे हुए को सत्य नहीं मानेंगे। मेरा राइटिंग का स्टाइल ही यही है कि मैं लिखता हूं, दस्तावेजों के आधार पर दस्तावेज साइट कर देता हूं। मेरा कुछ कहना नहीं है, कहना दस्तावेज का है। मैं कह सकता हूं, अपना मन का कह सकता हूं आपको। आप चाय पिए, हम चाय पिए, आप कहेंगे थोड़ी मीठी थी, मैं कहूंगा थोड़ी फीकी थी, लेकिन चाय थी, ये तो निर्विवाद है। तो हमें ये तय करना है कि ये चाय है, ये सिद्ध करना है। इसके लिए तो दूध भी पहचानना होगा, पत्ती भी पहचाननी होगी, टेम्परेचर भी पकना भी पड़ेगा। और कोई सवाल? जी हाँ, महाराजा कामेश्वर सिंह जी संविधान सभा के सदस्य जी, बहुत सारे सुधार के काम भी किए। हाँ, लेकिन जब भूमि संशोधन अधिनियम वहाँ उसकी बात आई तो उनका वो विरोध किए। आखिर इसके पीछे का वजह क्या रहा होगा? क्या वो नहीं चाहते थे कि ये जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो? नहीं, और बैठिए, समझ गया, बैठिए, आपको बता दें। बहुत बढ़िया सवाल है, और इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि अपने विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से 1990 के दशक में तकरीबन 107 PhD वर्क्स इस इशू पे हुए हैं। 107। लेकिन ये जितने काम हुए हैं, उन काम को आप उल्टाइए और उसको देखिए और पढ़िए और देखिए कि किस किस तरह की बातें होती रही हैं। पहले तो जमींदारी व्यवस्था में 1952 में जमींदारी व्यवस्था ख़त्म करने की बात होती है। 1953 में ज़मींदारी ले ली जाती है। 1956 में ज़मींदारों को फाइनल कंपनसेशन दे दिया जाता है एन्यूमरेशन करने के बाद। अब इस परिस्थिति मैं जो बता रहा हूँ पहले उसको समझ लीजिए, उसके बाद उस पर बात करेंगे। तो 1952 में जब लिस्ट तैयार हुई ज़मींदारों की, तो 2,24,000 ज़मींदार थे पूरे बिहार में।
जब 53 में जमींदारी एक्ट आ गया, हुआ कि जमींदारी अब चली जाएगी, कुछ लोग हैंड ओवर करना शुरू कर दिए, उस समय ये संख्या बढ़ करके 4,53,000 हो गई। और जब कंपनसेशन लेने की बात आई तो 1956 में ये संख्या बढ़ करके 6,76,000 हो गई। अब ये 6,76,000 का फिगर आप याद रखिए खाली, ठीक है। जमींदारी एवोल्यूशन के क्रम में जो बातें चल रही थी कांग्रेस और जमींदार एसोसिएशन के साथ, उसमें सरदार पटेल और राजेंद्र बाबू का अहम भूमिका था। राजेंद्र बाबू अपनी किताब में लिखते हैं कि कंपनसेशन फार्मूला जब तैयार हो रहा था तो देखा गया कि 5 जमींदार बिहार में ऐसे हैं जिनको वो लिखते हैं 5 बिगीज। अब ये 5 बिगीज कौन है? तो जिनका सालाना आमदनी जमींदारी से 5 लाख के ऊपर है। तो उसमें 32 लाख रुपया दरभंगा राज, 16 लाख रुपया बेतिया, 12.5 लाख हथुआ, 10.5 लाख डुमरांव और 6.5 लाख रामगढ़। अब रामगढ़ तो चला गया छोटा नागपुर में, तो बच गए ये 4। इन 4 में से देखिए कि 3 जो हैं, ऊपर से 3 बड़े, वो उत्तर बिहार में है और 1 जो है वो दक्षिण मध्य बिहार में है। तो उत्तर बिहार में और 60% जमीन 3 लोगों के पास है और 20% जमीन इधर इन लोगों के पास है। माने इसको जोड़ दिया जाए, इस 5 के अलावा 150 लोग थे जिनकी जमींदारी 1 लाख सालाना से ऊपर की थी। तो अगर 6,76,000 में ये 150 और 5 155 है, 200 मान लीजिए, 200 लोग का आप हटा भी देते हैं तो कितना संख्या बच गया? 6,76,000 तकरीबन मानेंगे, क्योंकि 6,76,000 में 200 की संख्या क्या होती है। लेकिन नंबर क्या है? 6,76,000। अब ये जो लोग हैं 150, इनकी जमींदारी बड़ी थी। बड़ी जमींदारी में क्या होती है कि टैक्स कलेक्शन पे उनका ध्यान रहता है, मनी मैनेजमेंट, उसके लिए ब्यूरोक्रेसी होती है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, उन लोगों के पास जो जमींदारी थी, उसमें से साउथ सेंट्रल बिहार में, आपका घर कहाँ है? सुपौल जिला में। साउथ सेंट्रल बिहार में 8 आने तक की भी जमींदारी थी। तो स्टेटस तो 6,76,000 का एक जैसा था, जमींदार का स्टेटस है, लेकिन पैसा तो 6,75,999,600 का जो स्थिति है, वो उसको सोशल स्टेटस तो मेंटेन करने लायक उसकी इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है। तो क्या करता है कि जमींदारी कंट्रोल एंड जमीन कंट्रोल दोनों करता है। और यहाँ पर्सनलाइज्ड व्यवस्था हो जाती है। माने कि आप मान ले हमारे रैयत हैं, तो हम चाहेंगे कि आपसे हम जितना दोहन कर लें ताकि हम अपना स्टेटस को मेंटेन कर पाएँ। एक तो कारण ये थी। इसके लिए क्या हुआ कि जमींदारी व्यवस्था में पहले काइंड्स में टैक्स लिया जाता था। अगर मेरा धान उपजा है तो हम धान ही टैक्स में दे देंगे जमींदार को, जमींदार उसको बेच करके सरकार को पैसा देगी, वो अलग स्थिति है। 1917 में इसका हुआ कि नहीं, इसको मोनेटाइज कर दिया जाए। अब हम धान नहीं लेंगे आपसे, अगर आपके यहाँ 4 आना का टैक्स बनता है तो आप 4 आना दे दीजिए हमको। तो मोनेटाइजेशन अगर हो गया तो किसानों को बड़ी सहूलियत होगी कि 4 आना देना है तो 4 ही आना देना है। अगर हमको धान देना है तो फिर आज धान बेचते हैं ना, हम लोग उपजाते हैं तो बेचते हैं सरकार के एजेंसी को। तो क्या कहता है, थोड़ा सा धान अगर भींगा हुआ है, मॉइस्चर लगा हुआ है तो तौल में ज़्यादा हो जाएगा, और सूखा हुआ है तो तौल में कम हो जाएगा। तो वो कहेगा कि हमको एकदम सूखा करके दीजिए, हम कहेंगे थोड़ा सा मॉइस्चर लगा ही हुआ ले ले हमसे। तो ये झंझट होता था फसल में टैक्स देने के समय।
और जमींदार इस पर एग्री नहीं कर रहे थे कि इसका मोनेटाइजेशन हो जाए। बड़े जमींदार इसके फेवर में थे कि मोनेटाइजेशन हो जाए, क्योंकि हमको धान बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइमल्टेनियसली उसी समय सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट आया जिसके तहत किसानों को डिवार कर दिया गया अपने यहाँ अन्न के भंडारण के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो वहाँ कि अन्न के भंडारण से अगर डिवार कर देंगे तो उस, और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन आज की तरह था नहीं, तो हल्का सा भी किसी रीजन में सुखाड़ या विभीषिका आ जाती थी तो लोग भूखे मरने शुरू हो जाते थे। क्योंकि जब तक मान लीजिए पटना से या मुजफ्फरपुर से अनाज उसके यहाँ जाएगा तब तक तो 2 महीना बीत चुका, उसका तो परिवार समाप्त हो गया। तो ये जो हम लोग देखते हैं कि हर तीसरे चौथे साल किसी न किसी क्षेत्र में अकाल आ रही है, लोग मरते जा रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है, जमींदार कुछ नहीं कर रही है। जमींदार क्या करे? सरकार तो पकड़ के अंदर कर देगी तुरंत कि भाई आप भंडारण कर रहे हैं अपने यहाँ। अगर हम भंडारण लोकल स्थिति, लोकल लेवल पर नहीं करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का अभाव है, हम इसको जल्दी से जल्दी पहुँचाएंगे कहाँ से? ये डॉक्यूमेंटेशन को भी देखना जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि जब बात हो रही है पीजेंट मूवमेंट की और ये एग्रेरियन टैक्स रिफॉर्म्स की, तो किसान मूवमेंट जो चला रहे थे, चाहे दयानंद सरस्वती चला रहे हों या सहजानंद सरस्वती चला रहे हों या रामानंदी आनंद हुआ हो, आंदोलनकर्ता का दस्तावेज और सरकार का दस्तावेज देखा गया है। जबकि स्टेक होल्डर तो बड़े लेवल पर जमींदार भी थे ना, उनके डॉक्यूमेंट्स को कौन देखेगा? उनके डॉक्यूमेंट्स, राजे रजवाड़ों और जमींदारों के डॉक्यूमेंट्स को प्राइवेट आर्काइव में ही सरने दिया गया। क्योंकि जब आज़ादी के बाद इलेक्शन की बात आई तो इलेक्शन डेमोक्रेसी में हो रहा था और इसमें एक से अधिक पार्टी होंगे, आप इलेक्शन में खड़े होंगे तो लड़ना होगा, तो लड़ना तो किसी के विरुद्ध होगा ना। अंग्रेज तो चला गया, अब किसके खिलाफ लड़िएगा? तो लड़ने के लिए एक नोशनल एनिमी को खड़ा किया जाता है। नोशनल एनिमी हुआ, हम इमेजिनरी है। तो कौन है? तो समाज में 3 लेवल है, सरकार है, जमींदार है या राजा है, नीचे समाज है। तो ये तो चला गया, तो अब इसको हम खड़ा कर देते हैं यहाँ। भाई ये लोग शोषक था, ये खत्म था, ये हम लोग को चूस लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसके खिलाफ हम जो है। क्यों? क्योंकि 1931 से लेकर के 1937 के इलेक्शन का अगर आप डॉक्यूमेंट्स उलट करके देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें से 70% ऐसे लोग जीते हैं, या तो छोटे जमींदार थे, ये जमींदारों के यहाँ नौकरी कर रहे थे, कभी कांग्रेस के टिकट पर जीत रहे हैं, कभी स्वराज पार्टी के टिकट पर जीत रहे हैं, कभी किसी और पार्टी के टिकट पर जीत रहे हैं। राजनीतिक दल भी आज के तरह वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइज्ड नहीं थे कि आप बीजेपी के हैं तो कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं थी। लोग मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे तो कांग्रेस के भी सदस्य थे, आर्य संघ के सदस्य थे तो कांग्रेस के सदस्य थे। मालवीय जी खुद मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी चला रहे थे, जो कांग्रेस टिकट दिया नहीं तो बाकी सब पैसा लेकर के स्वराज पार्टी से खड़ा कर दिया, कहते तो 400 डॉक्यूमेंट तो हम ही प्रस्तुत कर देंगे। तो एक क्या होता है कि गेट से लेकर के 1947 तक के जो गवर्नर थे वो सीईओ थे, और ये लोग जब वापस गए इंग्लैंड आज़ादी के बाद तो अपने सारे कागज पत्तर उठा के लेते चले गए। बिहार सरकार और भारत सरकार ने आज तक वहाँ से एक भी कागज रिट्रीव नहीं किया है। मैंने 133 डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन ब्रिटिश आर्काइव में चिन्हित किया, जिसको लाना यहाँ जरूरी है। जिस समय की आप लेजिस्लेशन की बात कर रहे हो 1933-35 के बीच की, उस समय में यहाँ पर गवर्नर था लॉर्ड शिफ्टन, डेविड शिफ्टन। लॉर्ड डेविड शिफ्टन अपनी चिट्ठी में लिखता है कामेश्वर सिंह को कि आपके शिकायत पर मैंने इन्वेस्टिगेट करवाया और ये पाया कि मध्य और दक्षिण बिहार के जो जमींदार हैं उन्होंने वाकई 30 से 35% ज़्यादा रेंट वसूला है, और मैंने उन पर प्रेशर डाल करके वो रेंट रैयतों को वापस करवाया, लेकिन अब ये सारे जमींदार आपके खिलाफ हैं।
तो जमींदार, हम जमींदार हैं, मेरे खिलाफ सारा जमींदार हो गया, रैयत को आप भड़का ही दिए कि महाराज है तुम्हारे अगेंस्ट में है, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने बीच में लिखी थी, कहानी नहीं ऐतिहासिक सत्य है कि कामेश्वर सिंह के मैनेजर, चीफ मैनेजर हुआ करते थे जेराल्ड डेनवी। तो डेनवी ने 1953 में यहाँ से इंग्लैंड चले जाने के बाद एक पत्र लिखा 18 पेज का, कहता है महाराज आप मेरी परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके लिए काम कर रहा था, एक देसी रियासत के राजा के लिए काम कर रहा था, मैं आपका नौकर था और मेरे अपने देश के लोग मुझ पर इसलिए विश्वास नहीं करते थे कि अंग्रेज गद्दार है, अंग्रेज़ों से गद्दारी कर रहा है, और चूंकि मैं अंग्रेज़ था तो मेरे आपके आदमी मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे कि मैं अंग्रेज हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने दरभंगा का ईंट से ईंट 34 के विभीषिका में अर्थक्वेक के बाद जोड़ा। उसका पोता आया था हमसे मिलने, डेविड। मैंने उसको पूछा, डेविड हाउ वाज द ओल्ड मैन? उसने कहा कि एट इवनिंग, अंग्रेजी समझ आते हो सब लोग, कहा कि इन द इवनिंग वी वुड सिट डाउन टुगेदर इन द ड्राइंग रूम टू हैव अ कपल ऑफ ड्रिंक्स एंड देन द टॉक वुड diverge to Darbhanga. A few of us start criticizing the Maharaja. He would keep listening with his closed eyes, smoking his cigar and having his drink, and at the end bang his fist on the table and said, just stop, just shut up. He was my Maharaja, it is my Darbhanga. No one has to say a word. जब डेविड अपनी पत्नी के साथ दरभंगा गया तो जेराल्ड की पत्नी के द्वारा स्थापित गणेश की एक मूर्ति उसके घर के सामने अभी भी है। उसको देखा तो बैठ के 1 घंटा वहाँ रोया था। मनुष्य से मनुष्य का लगाव होता है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होता है। 1902 की एक आत्मकथा है, एक बिहारी की ही आत्मकथा है, कांग्रेस के बहुत बड़े सदस्य थे। उन्होंने लिखा कि एक आयरलैंड का जज था दरभंगा में, उसने सैकड़ों लोगों को छूट दे दी, गंभीर अपराध के बावजूद उनको छोड़ दिया। कहा कि देश के लिए ही तो लड़ रहा है। इसी संदर्भ में एक और कहा, मैंने आपको सुना ही देता हूँ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और दरभंगा के कलेक्टर ने चिट्ठी लिखा कामेश्वर सिंह को कि आपका जो 400 घुड़सवारों का कांस्टेबलरी फोर्स है वो दीजिए, मुझे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने ही घुड़सवार फोर्स को अपने ही लोगों के खिलाफ यूज करने की अनुमति नहीं देता हूँ। तो उसने उस चिट्ठी को एक एप्लीकेशन में लगा करके गवर्नर को भेज दिया पटना और लिखा कि इनके ऊपर सेडिशन का मुकदमा होना चाहिए। तो गवर्नर ने बफसीट पर उसको जवाब दिया कि डू यू नो whom are you talking about? He is personal friend of the king. It won't take him 5 minutes to get me transferred out of this state. ये उसी तरह की बात थी कि 42 के आंदोलन में जब अंग्रेज कमिश्नर ने डॉक्टर अमरनाथ झा को कहा इलाहाबाद में कि मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छुपे हुए विद्यार्थियों को जिन्होंने आतंकवाद की घटना को अंजाम दिया उनको पकड़ने के लिए रेड डालना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी मेरा रिजीम है, मेरा देश है, मेरा क्षेत्र है, इसके कैंपस के बाहर आप हैं, मैं अपने बच्चों को आपको सुपुर्द नहीं कर सकता। बाहर जाएं, आप खुशी खुशी पकड़ ले। और सभी हॉस्टल में कहला दिया कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, अभी 10 दिन अंदर रहो। इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। जी अवश्य। संस्कृति है और उनकी पहचान है। तो जब वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, पहचान से जुड़ा हुआ है, उसी मकान को निकालने वाले समाज के लोग जो
कीचड़ से मकान को निकाल दो पानी से, मल्लाह समाज से, क्या वो हमारे संस्कृति का हिस्सा है? क्या हम उनको स्वीकार कर पाए? हाँ। उसी माछ को पोखर से निकालने वाले लोग, हाँ। क्या उनके जीवन को हम लोग स्वीकार कर पाए हैं अपनी संस्कृति के रूप में? उस पान बिनने वाले हाथों को हम स्वीकार कर पाए? या फिर वो मुसहर टोली, चमार टोली, डोम टोली, बासर टोली, जो वो लोग हैं, क्या उनकी संस्कृति को हम ग्रहण कर पाए? या फिर वहाँ पे एक वर्ग की संस्कृति को पहचान के रूप में थोपा जा रहा है? इस पर अगर आपकी कुछ है। हाँ, देखिए आपने जो सवाल उठाया ना, बड़ा टिपिकली लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन का ये प्रश्न मेरे सामने आया है। मैं सुपर हूँ। हाँ, मैं इस मामले में थोड़ा सुपर हूँ। नहीं, बहुत अवश्य रहें, क्योंकि अगर इस उम्र में आप किसी वाद से नहीं घिरे हैं तो फिर जीवन को आप पहचान नहीं पाएंगे। क्या होती है, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो या सेंटर हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, हर सेक्टर की अपनी एक हायरार्की होती है। ठीक है, आप पार्टी की बात कर लें, पॉलिटिकल पार्टी, नहीं, एक मिनट, लेट मी फिनिश। आपने सवाल कर दिया, मैं जवाब दे रहा हूं आपका। आप जब पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे तो जहां आपके पॉलिटिकल बॉस सुपीरियर जो हैं, स्टालिन टाइप लोग बैठे होंगे, वहां पर आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। एक आपके मूल प्रश्न पर आऊँगा, एक उदाहरण पहले मैं दे देता हूँ। नामवर सिंह का नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर सिंह एक बार 5 दिनों तक दरभंगा में हमारे साथ रहे थे। मेरे पिता के साथ बैठे थे, तो शाम में हुआ कि सर ड्रिंक लेंगे क्या? तो बोले हाँ अवश्य। तो मैंने उनको प्रश्न किया कि सर आप वैष्णव है, मांस मछली तो खाते नहीं, ड्रिंक लेकिन लेते हैं, ये कैसी बात है? तो बोले कि नहीं, जब बनारस से JNU पहुँचे ना, तो एक चीज़ का पता चला कि लेफ्ट में उतने ही गाढ़े होंगे जितना अच्छा स्कॉच होगा। अब आते हैं आपके मूलभूत बात पर। ये जो बात सोशल रियलिटी की आप कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा था कि साहित्य को समझ करके इतिहास को समझना होगा, साहित्य से इतिहास को पृथक करना होगा। अगर उनको समाज अपनाता नहीं तो समाज के किसी भी कार्यक्रम में उनकी भूमिका नहीं होती, उनके ऊपर में साहित्य की रचना नहीं की गई होती। जब तक कोई आदमी केंद्र में ना हो, उसकी बात की चर्चा नहीं होती है। तो केंद्र में तो आदमी रहा है। हमारे यहाँ छठ की पूजा होती है, पूरे बिहार में होती है। जब तक डोम जाति से आने वाले के यहाँ से हमारे बांस का बर्तन ना आ जाए, तब तक कौन ब्राह्मण भोग लगा लेगा? रही इकोनॉमी की बात, इकोनॉमी के दौर में बड़ा एक विचित्र समस्या होता है कि वेस्टर्न कंसेप्ट के अंदर किसको गरीब समझा जाता है और इंडियन कंसेप्ट के अंदर में किसको धनी समझा जाता है। ये बड़ा डायकोटोमस एक माने कंसेप्ट है। एक मैंने अपने बचपने में नहीं, बहुत बाद तक, माने समझिए आपकी 1995-96 तक अपने गांव में एक से एक ऐसे धनाढ़ियों को, जिनके पास लाखों की उस समय में संपत्ति हुआ करती होगी, सिर्फ एक धोती पहन करके खुले पैर खेत में घूमते देखा हूँ और सबके साथ बैठ करके खाते देखा हूँ। मेरे पिता पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और पटना यूनिवर्सिटी की शायद पहली कार भी उन्हीं के पास थी, एज ए स्टूडेंट भी। लेकिन जब गांव जाते थे तो सिर्फ एक धोती में और बिना चप्पल के घूमते थे, और उनके साथ वो लोग भी बैठ करके चाय पीते थे जो पंक्चर साटने का काम करते थे, क्योंकि गांव में भेद नहीं है। मैं गांव और शहर की बात कर रहा हूं। गांव की संस्कृति में कास्ट का क्या महत्व होता था, कास्ट का क्या रेलिवेंस था। कास्ट के रेलिवेंस पर जब आप काम करिएगा और पढ़िएगा और देखिएगा तो पाइएगा कि कास्ट की इलेक्शन से पहले सिर्फ
विवाह और भोजन की जो बात होती थी, इसी में रिलीवेंस था। हिंदू सोसाइटी में इंटरकास्ट रिलेशनशिप जितना आपकी नज़रों में कठिन है, उससे कहीं ज़्यादा विभत्स स्वरूप इंटर कम्युनल रिलेशनशिप रहा है। लेकिन सहजता से इस चीज़ को स्वीकार कर लिया गया कि हम आपके यहाँ नहीं खाएंगे, आप मेरे यहाँ नहीं खाएंगे, लेकिन आर्थिक रूप में हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, सामाजिक रूप में हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, आप मेरे यहाँ बैठेंगे, हम आपके यहाँ बैठेंगे। हम क्यों वेस्टर्न कंसेप्ट को लेकर के अपनी समाज की व्याख्या करें? हमारी 5000 साल की संस्कृति से हम अपनी कंसेप्ट नहीं ले सकते हैं, हम अपने प्रतिमान नहीं कर सकते हैं कि हमको यूरोप से प्रतिमान लाने की आवश्यकता पड़ गई। क्यों हम मार्क्स की चिंता करें? हम सिर्फ उसके द्वारा बताए हुए मनु की बात करें? हम याज्ञवल्क्य की बात क्यों नहीं करते हैं भैया? याज्ञवल्क्य की स्मृति से तो पूरा बिहार, पूरा बंगाल चलता रहा है। ओरिजिनल्स, मैंने कहा हम लोग ओरिजिनल को पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उसको पढ़ने और समझने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन बड़ा नाम जो हमारे सामने आता है और वो जब बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्दों के लच्छे में या हिंदी के बहाव में हमको घुमाता है तो हम उससे पता है, आपकी एज में हम भी हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं। अब डटते हैं, देखते हैं, गांव को महसूसा है, खेला है, खाया है, गांव का आदमी हो यार। मिट्टी छू के कह दूंगा कि यहाँ पर क्या उपजेगा, यहाँ नहीं उपजेगा। मैं कॉलेज और स्कूल में पढ़ाने का काम अभी तक नहीं किया हूँ, लेकिन जेएनयू में जाकर के अभी भाषण देकर के आया हूँ, और इतिहास विभाग में। ये वाद देखिए, मैंने एक बार पूछा था अपने पिता को कि मार्क्सिज्म का क्या अहमियत है हमारे समाज के लिए। उन्होंने कहा एक ही अहमियत है, और वो ये है कि सहिष्णुता और सद्भावना, एम्पैथी एंड सिंपैथी फॉर द पुअर्स शुड बी डेवलप्ड। हम गरीब पर अविश्वास न करें, उसको घृणा की दृष्टि से न देखें, उसका हाथ पकड़े, उसका हाथ थामें। उसके अंदर तो झांक लें एक बार। पान, माछ और मखान की समस्या 60 के दशक में उत्पन्न हुई है। 1901 से 1910 तक का कैडेस्ट्रल सर्वे रिपोर्ट उलट करके देख लीजिए। बिहार के सारे ये रेवेन्यू विलेजेस के रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। नॉर्थ बिहार के हर रेवेन्यू विलेज में एवरेज 12 तालाब हुआ करते थे। आज के दिन में 4 तालाब भी नहीं रह गए हैं, 2 तालाब रह गए हैं। शेष तालाब कहाँ चले गए? जब तालाब ही नहीं रह गया तो मछुआरा और मखान की बात कहाँ से करें? और कोई सवाल? हाँ जी। नहीं, इतिहास का मैं भी विद्यार्थी ही हूँ। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। आप जातिवाद पे बताएं कि मतलब कि पहले आज़ादी के बाद ये सब शुरू हुआ। आज़ादी के बाद नहीं कहा मैंने कहा इलेक्शंस के बाद। हाँ, तो आपने मतलब कि बताया कि प्राचीन काल से कोई शोषण नहीं हो रहा था। ये तो मैंने कभी नहीं कहा कि कोई शोषण नहीं हो रहा था। नहीं, डोंट पुट योर वर्ड्स इनटू माय माउथ। आई एम नॉट पॉलिटिशियन, आई वोंट टेक इट। शोषण होगा, मैंने क्या कहा? हर समाज में, हर ऑफिस में, हर दल में, हर समूह में हायरार्की होगी ही होगी। हायरार्की होगी तो शोषण होगा। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी है। आप 2-3 अपवाद से पूरा मतलब कि ये जो सवाल किए थे उनसे पूरा मतलब कि जवाब दिया। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे पहले बोलते कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतना शिक्षा प्राप्त करके आए थे, लेकिन उनको जाति के नाम पे ही सिर्फ रूम नहीं मिला था।
किन को? कहाँ कहाँ? क्या बात करते हो यार? अंबेडकर जी को इंग्लैंड भेजा गया, किसने अनुदान दिया? बड़ौदा के महाराज ने। हाँ, जिस गुरु से उन्होंने पढ़ाई सीखी, उस गुरु की बेटी से उन्होंने शादी किया, वो ब्राह्मण थे। कहाँ रूम नहीं दिया जाता है? नहीं, कोट दी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कोट कीजिए। मैं एक बात बताऊं, अंबेडकर का नाम लेकर के अपनी अवस्था को, अपनी अकर्मण्यता को एक औजार मत बनाइए। अगर अंबेडकर उस जाति से आकर के अंबेडकर हो सकते हैं तो हर व्यक्ति अंबेडकर हो सकता है। कुवत होनी चाहिए समाज से। अगर आप लड़ नहीं सकते हैं तो समाज को बदनाम मत कीजिए। जी महोदय, मेरा एक हाँ प्रश्न होगा। एक प्रश्न, इसके दो भाग हैं। हाँ इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द, देखिए ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है। अगला प्रश्न, एक सवाल और लीजिए। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न। अच्छा ठीक है। मेरे प्रश्न के दो भाग है सर। हाँ। प्रश्न का पहला भाग है कि दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह जी का आज़ादी के पहले 47 से पहले INA नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का में क्या समर्थन रहा, और दूसरा इंडो चाइना वॉर के बाद जो हम सुनते हैं कि मोरारजी देसाई जी आए थे, उनको सोने से तौला गया था। इन दो विषयों पर सर आप कृपया प्रकाश डालें। बंगाल की राजनीति बिहार की राजनीति के साथ जुड़ी रही शुरू से, और बिहार के जो बंगाल के जो पॉलिटिकल आइकन्स रहे, वो आइकन्स बिहार में भी उतने ही प्रसिद्ध रहे। और बिहार, और क्या था उस समय, इंडस्ट्रीज़ तो बहुत थे नहीं, तो पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा करने के लिए जितने भी लोग थे उनको कहीं ना कहीं से ज़मींदारों से सपोर्ट चाहिए होता था। तो ये सपोर्ट के रूप में, और भारत की राजधानी भी उस समय कलकत्ता हुआ करती थी, तो दरभंगा की एक सशक्त वहाँ पर उपस्थिति थी। इस संदर्भ में बोस परिवार इनसे बहुत ही नज़दीकी संबंध रहे हैं। एक उदाहरण मिलता है 1932-33 के आसपास, जब सुभाष चंद्र बोस का पर्सनल लेवल पर बिहार कांग्रेस लीडरशिप के साथ बहुत गंभीर एक विवाद खड़ा हो जाता है, और वो कसम खाते हैं कि मैं बिहार नहीं आऊँगा। तो इसके बाद फिर गांधी के कहने पर और बाकी लोगों के आग्रह पर एक मध्यस्थता की दौड़ चलती है, और उस समय एक, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत बड़े वहाँ के संपादक हुआ करते थे, उन्होंने पत्र लिखा महाराज को कि हमने इन लोगों से बात की है, और बोस परिवार, सरचंद बोस का खास करके कहना है कि आप अगर मध्यस्थता करें तो वो लोग बात मानने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जो महाराज कामेश्वर सिंह की बड़ी पत्नी थी राजलक्ष्मी जी, उनकी डायरीज़ में मुझे 40 के दशक में कम से कम 6-7 उदाहरण ऐसे मिले जहां उन्होंने लिखा है कि सुभाष बाबू का परिवार अभी दरभंगा में ही है, हमारे यहाँ ही है, तो वहाँ रहे हैं। और व्यक्तिगत कई बातों से ये भी पता चला, कुछ दस्तावेजों से पता चला कि ये डिसीजन कि हम यूरोप नहीं जाएंगे, फार ईस्ट जाएंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण डिसीजन था जो दरभंगा के कहने पर ही लिया गया। क्योंकि बाहर जब आप किसी आंदोलन के स्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे तो आप देखेंगे कि सुभाष बाबू से पहले अधिकतर क्रांतिकारी लोग जो पंजाब या संयुक्त प्रांत से गए हैं विदेश, वो कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में और इंग्लैंड के कुछ भाग में रहे हैं। जबकि सुभाष बाबू के बाद से एक ट्रेंड हुआ दक्षिण पूर्व जाने का, और दक्षिण पूर्व जाने का तो मैंने बहुत इस पर स्टडी नहीं किया है, लेकिन कुछ दस्तावेज जो मैंने देखे हैं, मैंने देखा कि दरभंगा राज का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तकरीबन 10 लाख पाउंड प्रति वर्ष के हिसाब से दक्षिण पूर्व के इंडस्ट्रीज़ में और माइनिंग सेक्टर में था। तो मैंने इस बात से अनुमान लगाया कि 1941 का एक खत मुझे मिला, और बिहार सरकार के CID डिपार्टमेंट में एक फाइल मुझे मिला
जिसमें बक्सर जिले का एक व्यक्ति क्या स्वामी नाम था उनका, एकदम दिमाग से उतर रहा है, साउथ अफ्रीका में मूवमेंट चला रहे थे और वो हर 2 साल पर यहाँ आते थे और उनके संदर्भ में था कि वो यहाँ आते थे, बक्सर में अपने घर पे रहते थे, फिर दरभंगा जाते थे और उनको पैसा दरभंगा राज फंड कर रहा था साउथ अफ्रीका में इंडियंस के मूवमेंट चलाने के लिए। तो जब मैंने उसकी फिर तह में जांच की तो पता चला कि साउथ अफ्रीकन माइंस में दरभंगा राज का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट्स था। तो जहाँ इन्वेस्टमेंट था वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कराना ज़्यादा आसान था। आज के तरह तो कम्युनिकेशन था नहीं, तो यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था, लेकिन लोकल लेवल पर वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता था। इसीलिए बिहार से बहुत सपोर्ट सुभाष बोस के परिवार को और मूवमेंट को मिला था। उत्तर पूर्व में डुमरांव का भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बर्मा के एरिया में था, तो उस एरिया से मनी ट्रांसफ़र करना आसान था, ये मिला है। बहुत बहुत आभार आदरणीय। यह सिर्फ महाराजा का भवन नहीं है, यहाँ से मजबूत इतिहास तैयार हुआ है। महाराजा कामेश्वर सिंह जी सभी वर्गों सभी धर्मों के लिए कल्याण के लिए कार्य करते थे। भारतीय संस्कृति में डूबी हुई आधुनिक शिक्षा वो चाहते थे। अत्यंत सारगर्भित ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए हम सब आभारी हैं। मेरे मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं थीं, चूँकि मैं दरभंगा हाउस का छात्र रहा था और दरभंगा हाउस के बारे में जानना चाहता था, तो आज मुझे आपके द्वारा मुझे बहुत जानकारी मिली और जिज्ञासाएं मेरी शांत हुई। और अभी आपके व्याख्यान के बाद भी अच्छी देर तक बच्चों ने आपसे सवाल जवाब किया और अच्छा लगा, अच्छा रहा। अब